नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे 29 अक्टूबर 2018 का जो पेपर हुआ था आरपीएससी का, उसके राजनीतिक विज्ञान के 19 क्वेश्चन। और इसमें जो 58 नंबर पे जो क्वेश्चन आया था वो था जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है। यानी ये जो दिल्ली डायलॉग है ये शुरू हुआ था कब? 2009 में शुरू हुआ था। और ये जो इसका 10वां संस्करण है का संबंध किसके साथ भारत का, ये जो दिल्ली डायलॉग है ये आसियान से संबंधित भारत की संलग्नता को दर्शाता है। यानी आसियान देश और भारत एक मंच पे आकर दिल्ली के अंदर क्या है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, एशियन जो मुद्दे हैं आपसी रिश्तों पर, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, डेवलपमेंट पे विचार विमर्श करते हैं और अपने जो भी कोई आगे फर्दर एक्टिविटीज़ वो करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये दिल्ली डायलॉग 2009 में शुरू हुआ था। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतः स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संघ के मंत्रिमंडल शब्द, क्योंकि इससे पहले क्या है, संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्द शामिल नहीं था। उसके अलावा जो 74वां संविधान 74वां जो अनुच्छेद है हमारा, कौन सा 74वां जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इससे संबंधित है। यानी राष्ट्रपति को जो भी अपना देश का प्रमुख है उसके कार्यों में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें मंत्रिमंडल के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं था, यानी डायरेक्ट मंत्रिमंडल के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी 74वें संविधान संशोधन में। और इसके लिए फिर 44वें संशोधन के द्वारा जो कब हुआ था 1978 में हुआ था, उसमें ये शब्द जोड़ा गया किससे रिलेटेड? 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित जो राष्ट्रपति को पावर थी उसमें ये चीज़ जोड़ी गई कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते समय जब तक घोषणा नहीं करेगा जब तक मंत्रिमंडल की लिखित, संघ के मंत्रिमंडल की लिखित उसको सिफारिश प्राप्त नहीं हो जाती है। ये शब्द उस समय उस जगह संघ के मंत्रिमंडल की लिखित परमिशन से ही वो राष्ट्रीय आपातकाल को क्या है, उद्घोषणा कर सकता है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा क्या? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कथन 1 है, ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है। दोनों सदनों की किसी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है? नहीं, ये बैठक आहूत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारा आंसर डायरेक्ट ही रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यानी एक कथन गलत है इन 4 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा, ये भी सही है। ऐसा ही राज्यपाल के लिए भी है, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक वो पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है, तो यहाँ ये भी सही है कि वो पुनर्निर्वाचन का भी पात्र है।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नांकित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। इसका आंसर है रूसो। 1 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कूट नाम है। तो कूट नाम है ऑपरेशन का, वो है ऑपरेशन ग्रीन हंट। जो ऑपरेशन हुआ था वो कब हुआ था? जो आपके 2009 में ये ऑपरेशन चलाया गया था ग्रीन हंट के नाम से। किसके लिए? नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। कब चलाया गया था? 2009 के अंदर। मेनली जो नक्सलवाद से प्रभावित इलाका वो कौन सा है? ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उसके अलावा उड़ीसा का कुछ हिस्सा ये है। उसके अलावा ये जो ऑपरेशन कोबरा है, ये राजस्थान में जो कोबरा सांप होता है उसको बचाने के लिए चलाया गया था। उसके अलावा ऑपरेशन मुक्ति जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक ऐसा अभियान चलाया गया जिसमें भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 64 है, हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं श्रीलंका के साथ। 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है? यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो आधुनिक रूप में या आधुनिक अध्ययन किया जाता है उसके अनुकूल कौन सा नहीं है? तो इसमें जो पहला है, शक्ति अध्ययन के केंद्र के रूप में, यानी शक्ति का अध्ययन किया जाता है आधुनिक परिवेश में। उसके अलावा मूल्य मुक्त उपागम, ये भी सही है, क्योंकि मूल्यों से ज़्यादा तथ्यों को महत्व दिया जाता है। ये 1 भी सही है, 2 भी सही है। उसके अलावा मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का विकास, ये ही हमारा क्या है? ये क्या है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का विकास। तो यहाँ आंसर रहेगा 3 नंबर। और चौथा है अनुभवमूलक आधार सामग्री का उपयोग, यानी जो प्रत्यक्ष चीज़ें हो सकती हैं उसी में जिसको अनुभव किया जा सकता है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत उसी में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है? तो हम सबको पता है कि ये किसने किया है? हन्ना आरेंट ने किया है। हन्ना आरेंट ने एक बुक लिखी थी, क्राइसिस ऑफ रिपब्लिक, और इस बुक में इन्होंने क्या है? ये शक्ति की अवधारणा का वर्णन किया है। कई बार ये बुक का भी नाम दे दिया जाता है और इसमें किसका वर्णन है या तो ये पूछ लिया जाता है या ये किसकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता उसकी उद्देशिका में विशेषतः उल्लेखित नहीं की गई है? यानी उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं की गई है। तो यहाँ पर समाजवादी ये सही है, उसके अलावा संसदीय ये नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। गणतंत्र भी दिया हुआ है और पंथ निरपेक्ष राज्य भी बताया गया है, तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। तो जो आचार समिति है वो क्या है? स्थायी समिति नहीं होती है, क्योंकि आचार समिति जब सत्र होता है तभी बनती है और उसके बाद क्या है? वो
वो उसका विघटन कर दिया जाता है। तो इसमें 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। आगे जो 69 क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है। यानी समरसता यानी दोनों क्या है, एक दूसरे से के पूरक हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये कहा गया था किसमें, मिनर्वा मिल का जो वाद था 1980 का, उसमें कहा गया। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। उसके अलावा ये जो मेनका गांधी वाला वाद था, ये अनुच्छेद 21 से संबंधित था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ विदेश यात्रा भी उसी में शामिल माना गया था। केशवानंद भारती में बुनियादी ढांचे की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य की नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके अंदर पहला ही हमारा आंसर रहेगा क्या है, राज्य विशिष्टतया आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया था आय की असमानता से रिलेटेड। और कहा क्या गया था, यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर, बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से रक्षा करेगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता को निश्चित करेगा। तो ये 3 तो शामिल थे 42वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य की राजनीति वोक्कालिंगा एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी पेपर में हमने किया था। तो ये है कर्नाटका की जातियाँ। 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होगी जिसका नाम है, यानी जो 1997 में एक मामला हुआ था किसमें, राजस्थान के अंदर, विशाखा बनाम राजस्थान का। उसमें क्या था कि यौन उत्पीड़न का इशू सामने आया था। और इसके बाद, इस मामले के बाद क्या है, केंद्र सरकार ने विशाखा दिशा निर्देश जारी किए थे। किस नाम से, विशाखा दिशा निर्देश जारी किए थे। और इन निर्देशों में ये कहा गया था कि जो भी नौकरी देने वाला नियोक्ता है, वो अगर महिलाओं को जॉब में रखता है तो उनके लिए वो एक क्या है, समिति बनाएगा, और उस समिति का नाम होगा आंतरिक शिकायत समिति, जिसमें महिलाएं ही क्या है, सदस्य होंगी। तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है, यानी डायरेक्ट न्यायिक पुनरावलोकन शब्द यूज नहीं किया गया है, ये सही है। मेनका गांधी वाद के बाद से न्यायालय यह जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुसरण हुआ है या नहीं, ये भी सही है। तीसरा है, संविधान संशोधन का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, जबकि ये किया जा सकता है। तो एक तो यही गलत है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अगर राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। 356 का न्यायालय के द्वारा क्या है, उद्घोषणा का पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 और 4 तो बिल्कुल गलत है और 1 और 2 सही है। तो हमारा आंसर रहेगा, ये मेनका गांधी के बाद में ये हुआ था कि मेनका गांधी क्या है कि
अपना पासपोर्ट जो उनके पास था उसके आधार पर वो विदेश यात्रा करना चाह रही थी। तो अचानक कोई कानूनी कार्रवाई किए बगैर ही उनके पासपोर्ट को सील कर दिया जाता है, जिसके कारण से वो विदेश में किसी कार्यक्रम में भाग लेने जा रही थी, वो नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण से वो क्या है केस फाइल करती है कि एक कानून में जो एक उचित प्रक्रिया की लिखी गई है कि किसी भी कार्य को रोकने से पहले उसको सूचना दी जाएगी किस कारण से उसका जो पासपोर्ट या सरकारी दस्तावेज सील किए गए हैं वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिसके बाद क्या है उनकी यात्रा पॉसिबल नहीं हो पाई। तो उसके बाद ये कानून की उचित प्रक्रिया का अनुसरण हुआ है या नहीं हुआ है, इस मामले में भी आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पूछा है परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है, यानी वो कहीं ना कहीं आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित होगा। तो पहला है इतिहासवाद, ये संबंधित है। संस्थावाद, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी संबंधित है। संदर्भवाद भी संबंधित है। तो यहाँ आंसर प्रत्यक्षवाद जो है, प्रत्यक्षवाद का किसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये क्या है संबंधित नहीं है परंपरावाद से। तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। फिर वही क्वेश्चन है, शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता कहलाती है, क्या कहलाती है, सत्ता। तो 1 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। तो ये लागू नहीं होता है वो है असम, मेघालय और तमिलनाडु में। ये असम, मेघालय और जो तमिलनाडु है वहाँ पर लागू नहीं होता है। और ये थे 2018 के पेपर के क्या है 19 क्वेश्चन। और इसके बाद हम करेंगे 17 फरवरी 2019 का जो पेपर हुआ था उसके 19 क्वेश्चन करेंगे। ये जो मेरा पेपर कराने का तरीका अगर आपको सही लग रहा है और आपके फ़ायदा हो रहा है, इस तरह से सभी सब्जेक्ट के पेपर अगर एक साथ एक ही सब्जेक्ट के पेपर करने से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि जितने ज़्यादा आप ओल्ड पेपर एक साथ ही करोगे एक ही सब्जेक्ट के, मानो एक दिन में ही आपने हिस्ट्री का ही कर लिया, तो उससे आपको ये समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन आते किस तरह से हैं। और आप ज़्यादा जो अथाह सागर सिलेबस पढ़ने में लगे हुए हो, किसके नोट्स ले लिए, इस कोचिंग के नोट्स ले लिए, उसकी गाइड ले ली, तो उससे पहले आप ये पेपर करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।